आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंक्रीट में इस्तेमाल होने वाले वाटर के क्वालिटी के बारे में, बल्किंग ऑफ सैंड के बारे में, मेजरमेंट ऑफ वाटर, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट के बारे में और वाटर सीमेंट के रेशियो के बारे में। अगर आप ये सब चीजें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए और एक बार आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग कंक्रीट में किस तरह का वाटर का इस्तेमाल करेंगे। कंक्रीट में कंक्रीट मिक्स में जिस वाटर का इस्तेमाल होना चाहिए वो कम से कम पोर्टेबल वाटर होना चाहिए। इट शुड बी पोर्टेबल वाटर। अगर कंक्रीट में कुछ इम्प्योरिटीज होंगी जो जिसकी वजह से हम पानी को पी नहीं सकते तो वो कंक्रीट को भी कमजोर कर देगा, कंक्रीट में कुछ अनडिजायरेबल रिएक्शंस करेगा जिसकी वजह से हमारा जो कंक्रीट है डिजायर्ड स्ट्रेंथ तक पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए कंक्रीट के वाटर का सबसे बड़ा टेस्ट यही है कि पानी पीने के योग्य होना चाहिए। अगर डिटेल में बात करें तो किसी भी तरह का अगर शुगर है, एक्सेस ऑफ एसिड है, अल्कली है, सॉल्ट है तो हम वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी इम्प्यूरिटी में क्या है, अगर ये सब एक्सेस है तो वाटर कांट यूज। तो मोटे मोटे तौर पर पानी पीने लायक होना चाहिए। अब पानी में कुछ और इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है। तो ये सारी चीजें जो है बिल्कुल लिमिट के अंदर होनी चाहिए, अगर उससे ज्यादा होंगी तो हम उस पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब एक और क्वेश्चन आता है कि सी वाटर का इस्तेमाल हम अपने कंक्रीट में कर सकते हैं कि नहीं। तो सी वाटर हमें पता है कि उसमें नमक होता है, सॉल्ट होता है। तो अगर सी वाटर में 3.5% से कम अगर सॉल्ट है तो इसको पीसीसी में यूज कर सकते हैं। मतलब अगर सॉल्ट की मात्रा 3.5% से कम है तो उस पानी का इस्तेमाल हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट में कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में उस कंक्रीट में कर सकते हैं जिसमें रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर हम उस आरसीसी यूज में अगर इस वाटर का इस्तेमाल करेंगे तो कोरोजन होने का, रेनफोर्समेंट के कोरोजन होने का खतरा रहेगा, रिस्क रहेगा। और किसी भी कंडीशन में प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में तो सी वाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नो सी वाटर। तो मोटे मोटे तौर पर वाटर के क्वालिटी के बारे में जानने के लिए है तो काफी कुछ, बट इतना भी अगर आप जानते हैं तो बहुत है। अब आगे हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब हम कंक्रीट मिक्स बनाते हैं तो उसके लिए एक जो उसका इंग्रेडिएंट्स है जैसे कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट यानी फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर, उसका मेजरमेंट किस यूनिट में करते हैं और कैसे करते हैं, क्या कैसे करेंगे तो वो एक्यूरेट होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं सीमेंट। मेजरमेंट लिखते हैं हम यहाँ। पहला है सीमेंट। सबसे पहले इंडिया में सीमेंट जो आता है 50 केजी के बैग में आता है, अवेलेबल है 50 केजी बैग। और इस 50 केजी के बैग का जो वॉल्यूम है वो हम कंसीडर करते हैं 34.5 लीटर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम मिक्स बनाते हैं तो जो हम बैचिंग करते हैं उसके लिए हम कैसे कंक्रीट को मेजर करते, सीमेंट को मेजर करते हैं। तो सीमेंट को हम लोग बाई वेट मेजर करते हैं, ना कि बाई वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि अगर ये 50 केजी के बैग का वॉल्यूम 34.5 लीटर है, बट अगर आप इसको थोड़ा फैला दें, शॉवेल कर दें, तो इसका वॉल्यूम 42 लीटर तक पहुंच सकता है। इफ सॉवेल्ड वॉल्यूम बिकम्स 42 लीटर्स। तो हम जो मिक्स बना रहे हैं उस मिक्स में जो रिक्वायरमेंट है सीमेंट की, अगर हम वॉल्यूम में मेजर करेंगे तो वो गलत सलत हो जाएगा, तो हमारा जो कंक्रीट गलत बन जाएगा, उसका स्ट्रेंथ गलत आएगा। इसलिए सीमेंट को हमेशा हम लोग मेजर करेंगे बाई वेट। अब उसी तरह है फाइन एग्रीगेट।
फाइन एग्रीगेट यानी सैंड। फाइन एग्रीगेट को कैसे मेजर करते हैं? फाइन एग्रीगेट को बाई वॉल्यूम ऑर्डिनरी वर्क में मेजर कर सकते हैं। बाई वॉल्यूम ऑर्डिनरी वर्क, और बाई वेट मेजर करते हैं। अभी मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि क्यों ऐसा करते हैं। और बाई वेट फॉर फॉर एक्यूरेट वर्क या इंपॉर्टेंट वर्क। जहां पे हमें कंक्रीट का डिजायरेबल स्ट्रेंथ गेन करना है, वहां पे हम लोग हमेशा बाई वेट फाइन एग्रीगेट मेजर करेंगे। और अगर कोई लेस इंपॉर्टेंट वर्क है, कोई ऑर्डिनरी वर्क है, तो उसके लिए हम लोग बाई वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन फाइन एग्रीगेट को मेजर करने के लिए सबसे बड़ा उसमें एक जो फैक्टर है वो है वाटर। अगर फाइन एग्रीगेट है तो वाटर को एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो वो लुब्रिकेट हो जाएगा। वाटर का एक परत उसके चारों तरफ, एग्रीगेट के चारों तरफ एक परत चढ़ जाएगा। और वो परत चढ़ने के बाद क्या होगा कि उसमें एक फेनोमेना होता है, फिजिकल फेनोमेना, जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। और वो सरफेस टेंशन की वजह से उसमें एक टेंडेंसी आएगी कि वो अपने आप को मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे रखना चाहेंगे, जिसकी वजह से जो एग्रीगेट होता है फाइन एग्रीगेट, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली किसी भी नॉर्मल नेचुरल कंडीशन में कुछ ना कुछ वाटर तो सैंड के अंदर होगा, जिसकी वजह से जो उसका एक्चुअली ड्राई कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम जो होना चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा अगर हम वॉल्यूम से मेजर करेंगे। इसीलिए एग्जैक्ट वर्क के लिए या एक्यूरेट वर्क के लिए हम लोगों को बल्किंग को कंसीडर करते हुए बाई वेट मेजर करना है। अब ये बल्किंग क्या होता है? बल्किंग वो प्रॉपर्टी है जो मैंने अभी बताया, जिसमें वाटर के एक खास परसेंटेज होने की वजह से वॉल्यूम में इंक्रीज होता है, उसको हम लोग बल्किंग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को अगर एक्यूरेट वर्क करना है तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसमें कितना परसेंट बाई वेट वाटर है, और फिर हम उस परसेंटेज वाटर के हिसाब से हम लोग बल्किंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूं बल्किंग करते कैसे हैं कैलकुलेट। बल्किंग ऑफ सैंड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वाटर के परसेंटेज से बल्किंग का परसेंटेज भी कम ज्यादा होता है। और ये देखा गया है कि अगर वाटर का परसेंटेज 4% हो तो सबसे ज्यादा बल्किंग होता है, और उसके बाद अगर परसेंटेज बढ़ता है यानी 5% 6%, यानी फिर उसके बाद जो इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम है वो कम होता जाता है, और 20-25% के आसपास जाते जाते वो नेग्लेजेबल हो जाता है। तो हमें मेनली निकालना है कि हमारे एग्रीगेट में कितना परसेंट वाटर है, तो उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा। वाटर का परसेंटेज हम सिंपली उसको ड्राई वेट वेट लेके और ड्राई वेट लेके डिफरेंस निकाल के परसेंटेज ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। और उसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर का डायामीटर होता है 15 सेंटीमीटर और हाइट होती है 87 सेंटीमीटर। मैं यहाँ टॉपिक लिखता हूं, बल्कि ऑफ सैंड कैलकुलेशन। अब हमें बल्किंग निकालने के लिए ऑब्वियसली परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है, यूनिट वेट ऑफ सैंड निकालना है, यूनिट वेट ऑफ लूज सैंड निकालना है, यूनिट वेट ऑफ ड्राई कॉम्पैक्टेड सैंड निकालना है। तो इसके लिए और जो डेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम और उसका वेट। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक इक्विपमेंट है जिससे हम लोग उसका वॉल्यूम निकालेंगे, एक सिलिंड्रिकल शेल होता है जिसका डायामीटर होता है 15 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट होती है 87 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसका वेट ले लेते हैं, ड्राई वेट ले लेते हैं।
इसका ड्राई वेट लेते हैं, ड्राई वेट लेने के बाद उसमें पानी फिल करते हैं और उसके बाद फिर दोबारा वेट लेते हैं। मान लीजिए कि इसका ड्राई वेट W है। अब पानी इसमें पूरा पानी फिल कर दिया, फिल करने के बाद इसका W1 हो गया वेट। ठीक है, तो वाटर का वेट कैसे निकालेंगे? W1 माइनस W, जो भी आएगा वेट ऑफ वाटर। ये वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर जो होता है 1 cc होता है, यानी 1 ग्राम पर cc। तो ग्राम में हम ये सीसी में कह सकते हैं कि इतना ग्राम, हम पहले वेट को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और उतना सीसी कहेंगे कि इसका वॉल्यूम है। तो हम वेट की मदद से पानी भर के हम इस सिलेंडर का वॉल्यूम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो निकाल लिया हमने इसका वॉल्यूम। अब हमारे पास इसका वॉल्यूम है। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें वेट सैंड मिलाएंगे। पहले हम इसमें ड्राई कॉम्पैक्टेड सैंड डाल के उसका वेट निकालेंगे। वेट निकालेंगे क्योंकि हमको इसका ड्राई वेट पता है, ड्राई सिलेंडर का वेट पता है। उसके बाद हम उसमें ड्राई सैंड मिक्स डाल देंगे, तो सिलेंडर के साथ ड्राई सैंड का वेट पता हो जाएगा। उसमें से हम सिलेंडर का वेट माइनस करेंगे तो ड्राई सैंड का वेट निकल जाएगा, और उस ड्राई सैंड के वेट को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाएगा। तो कौन कौन से टर्म्स का यूज करना है? मान लीजिए कि इसमें हमारा एक पहला टर्म है W1। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? यूनिट वेट ऑफ ड्राई कॉम्पैक्टेड सैंड निकालना है। तो सपोज कीजिए W1 इज यूनिट वेट ड्राई कॉम्पैक्टेड सैंड। ठीक है, और मान लेते हैं कि W3 जो है, W3 यूनिट वेट लूज वेट सैंड। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं? सबसे पहले 6 लीटर सैंड ले लीजिए, ड्राई सैंड ले लीजिए, 6 लीटर ले लीजिए, और उसमें वाटर कुछ परसेंटेज वाटर मिक्स कर लीजिए, 2% 4% कुछ वाटर मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद उसको फिर से इस सिलेंडर में डालिए, सिलेंडर में, लेकिन उसको कॉम्पैक्ट नहीं करना है। सिलेंडर में डाल के उसको ऊपर से प्लेन करके उसका वेट लेना है। वेट लेने के बाद उसको खाली सिलेंडर के वेट को उससे माइनस करना है। तो जो वेट निकलेगा वो निकलेगा W3, यूनिट वेट ऑफ लूज वेट सैंड निकलेगा आपका, उससे W3 निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने वाटर खुद मिक्स किया है। मान लीजिए हमने इसमें मिक्स किया है X% ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? अच्छा, W3 क्या है? परसेंटेज ऑफ वाटर। और W3 क्या हो, तो W3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? W3 को हम लोग लिख सकते हैं ड्राई सैंड वेट ऑफ ड्राई सैंड प्लस वेट ऑफ वाटर। और मान लीजिए कि W2 इज इक्वल टू वेट ऑफ ड्राई सैंड है, और ये अभी तक अननोन है, ये हमको निकालना है। तब हम लोग अब W3 हमें पता है, W2 को X पता है, तो इस इक्वेशन में W2 को पुट करते हैं तो हमें जो नया इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन क्या होगा? W3 इज इक्वल टू वेट ऑफ ड्राई सैंड, हमने क्या एज्यूम किया? वेट ऑफ ड्राई सैंड इज W2, और वेट ऑफ वाटर कितना होगा? X% ऑफ
ड्राई सैंड क्यों होगा? क्योंकि हमने x% उसमें पानी मिलाया है। तो इसमें हम लिख सकते हैं W2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, दिस इंप्लाइज हम लोग लिख सकते हैं W3 दिस इज इक्वल टू W2 कॉमन ले लें तो आएगा 1 प्लस एक्स बाई 100। अब इस इक्वेशन से मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ। इस इक्वेशन से अगर हम लोग देखें तो हम W2 बराबर लिख सकते हैं W2 इज इक्वल टू W3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स बाई 100। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया कि अगर सैंपल जो वेट सैंड है, अगर उसका वेट W3 है और उसमें x% वाटर मिक्स हमने किया है, तो उसमें ड्राई सैंड कितना होगा? उसमें ड्राई सैंड कितना होगा? तो हमें क्या क्या मिल गया? अब हमें ड्राई सैंड मिल गया, ठीक है, वेट सैंड मिल गया। तो हम अब बल्किंग निकाल सकते हैं। बल्किंग क्या होगा? W2 टू माइनस इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। तो बल्किंग परसेंटेज क्या होगा? मैं इसको मिटा देता हूं। तो बल्किंग परसेंटेज क्या होगा? इज इक्वल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट वेट। तो इसको वेट के टर्म में क्या लिख सकते हैं? इंक्रीजिंग वॉल्यूम क्या होगा? W3 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W2। तो यही परसेंटेज ऑफ बल्किंग होगा। और एक टर्म होता है बल्किंग फैक्टर। बल्किंग फैक्टर क्या होता है? जो हमारा यूनिट वेट ऑफ द ड्राई कॉम्पैक्टेड सैंड डिवाइडेड बाई, या यूं कहें कि वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंड इन द सैंपल, इन द ड्राई सैंड इन द सैंपल। यानी हमारा जो पहले था वॉल्यूम वो W1 था, और डिवाइडेड बाई ड्राई सैंड हमारा सैंपल में कितना निकाले थे हमने? W2। तो ये हो गया बल्किंग फैक्टर। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे। और ये डिफरेंट डिफरेंट एक्स के लिए हम एक्स डिफरेंट डिफरेंट एक्स के लिए 20% तक एक्स का वैल्यू वैल्यू एज्यूम करेंगे। 20% तक इस एक्स को वेरी करेंगे, 2%, 4%, 6%, 8%, और ये 20% तक इसका निकालेंगे और इसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हम देखेंगे कि करीब 4% के आसपास इसका जो वॉल्यूम होता है वो सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है। तो वो ग्राफ का एक बार मैं दिखा देता हूं क्या नेचर होता है। और इस ग्राफ से हम लोग किसी भी परसेंटेज ऑफ वाटर जानने के बाद हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें कितना परसेंट ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो हम एक एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये 0 हो गया। ये हो, इसको मानते हैं 2%, 4%, 6%, 8%, 10%। इसको छोटा करना पड़ेगा। 2, हमारे पास स्पेस कम है बोर्ड में, हम थोड़ा छोटे स्केल में बनाते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20%। और इधर इंक्रीज इन वॉल्यूम 5%, 10%, 15%, 20%, 25%। तो यहाँ लिखते हैं इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम, और इधर लिखते हैं परसेंटेज ऑफ वाटर।
इन वेट। अब इसका जब ग्राफ खींचेंगे, इसकी लाइनें खींच लेते हैं धीरे। तो जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का ग्राफ बनता है। ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा जाएगा, 4% के बाद ये ऐसे डाउन होके ऐसे चला जाता है। तो ये बल्किंग ऑफ सैंड का इस तरह का ग्राफ आता है। ये ग्राफ जरूर आप लोग याद रखिए। इस ग्राफ से आपको, अब अगर मान लो आपके पास कोई फील्ड का सैंपल है, उसमें आपने कहा कि 10% वाटर है, तो 10% वाटर के लिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग 5 या 7%, 8% का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो उस हिसाब से जब आप बैचिंग के लिए, जब आप मिक्स के लिए सैंड की क्वांटिटी निकालेंगे, तो उसमें आप उसका वॉल्यूम में अगर मेजर करना चाहते हैं तो 20% ज्यादा वॉल्यूम उसमें कंसीडर करेंगे। तो ये था बल्किंग ऑफ सैंड और उसकी वजह से क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ता है वो। अब आते हैं कोर्स एग्रीगेट पे। हालांकि कोर्स एग्रीगेट पे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे उसको वॉल्यूम में मेजर कर लो और चाहे वेट में मेजर कर लो, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि जब आप कोर्स एग्रीगेट को कंटेनर के साइज को बढ़ाओगे और घटाओगे, तो उसमें आने वाले जो वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट होता है वो थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। तो अगर आप उसको वॉल्यूम में मेजर करना चाहते हो तो उसका एक आईएस कोड ने एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम दिया हुआ है कि 5 से 40 एमएम तक अगर एग्रीगेट है, अगर 5 से 40 एमएम एग्रीगेट है तो कंटेनर होगा 15 लीटर, जिसका डायामीटर होगा 25 एमएम, 25 सीएम। अगर 5 से 40 एमएम है और 40 एमएम से अगर ज्यादा है, 40 एमएम से अगर एग्रीगेट बड़ा है, ग्रेटर देन, तो 35 लीटर, तो सॉरी, तो 40 लीटर, 40 लीटर का कंटेनर और डाया होगा उसका 35 सेंटीमीटर। बस यही एक ध्यान रखना है। वैसे इसके बल्किंग वल्किंग और इसके कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। और उसके बाद हम लोग वाटर कैसे मेजर करेंगे, वाटर का मेजरमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि जो फाइन एग्रीगेट है वो या कोर्स एग्रीगेट है, अगर वो ड्राई होगा तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, अपने सरफेस के ऊपर, तो उस वाटर को वो कंक्रीट में मिक्स नहीं होने देगा। और उसी तरह सैंड के लिए भी यही है कि अगर वो ड्राई है तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा वाटर एडजस्टमेंट करेंगे, और वो अगर वेट है तो हम लोग जितना पानी उस एग्रीगेट के अंदर है उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो मेनली जो वाटर की क्वांटिटी देते हैं वो वॉल्यूम में मेजर करते हैं। और क्या स्पेसिफाई करते हैं, हम लोग ये स्पेसिफाई करते हैं कि नंबर ऑफ लीटर पर बैग ऑफ सीमेंट। ये स्पेसिफाई करते हैं किसी कंक्रीट मिक्स को बनाने के लिए कि नंबर ऑफ लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर पानी चाहिए, एक बैग सीमेंट में इतना लीटर पानी चाहिए। अब वो पानी का जो है उसको फर्दर एडजस्ट करते हैं, पानी वाटर इज एडजस्टेड फर्दर फॉर वेट एंड ड्राई एग्रीगेट्स। क्योंकि अगर एग्रीगेट में पहले से ही पानी है तो उतना पानी को हमें माइनस करके उसमें मिक्स करना पड़ेगा, और वो बहुत ज्यादा ड्राई है, जो कि उसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो उसको मिनिमम चाहिए वो भी उसमें नहीं है, तो वो हम जब पानी मिक्स करेंगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमें उसका एब्जॉर्प्शन का कैलकुलेशन या फिर उसमें उसका वाटर कंटेंट का कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग ये स्पेसिफाई करेंगे कि इतने नंबर ऑफ लीटर पर बैग ऑफ
सीमेंट की उसकी जरूरत है। तो ये हो गया वाटर। और एक और मेन फंडा है। मेन फंडा क्या है? एक इंजीनियर साहब थे, उन्होंने एक फंडा दिया। सबसे पहले एक चीज और डिस्कस करना जरूरी है इस थ्योरी को समझने के लिए, वर्केबिलिटी। अब वर्केबिलिटी का डेफिनेशन में मैं नहीं जाना चाहता, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि वर्केबिलिटी है क्या। आपने क्या किया, घर में आपके रोटी बनती है, ठीक है, सबके घर में घरों में रोटियां बनती हैं। उस रोटी को बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे का डो बनाते हैं, यानी आटे के अंदर हम लोग पानी को मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के बाद एक एक सर्टेन कंसिस्टेंसी का डो बनाते हैं। यानी हमारे घर में जो भी रोटी बनाने वाले होते हैं, जो हमारी माँ बहनें होती हैं, उनको वो एक सर्टेन कंसिस्टेंसी, जो कि उसका अंदाजा सिर्फ उनको होता है, वो उसको देखती हैं कि उसमें कितना नरम है और कितना कड़ा है। उस हिसाब से वो डिसाइड करती हैं कि ये जो डो है ये रोटी बनाने के लिए परफेक्ट है। अगर आप उससे कम पानी मिलाएंगे तो वो जो हमारा डो है वो क्या होगा, कड़ा हो जाएगा। तो वो उनको रोटी बनाने में हाथों में दर्द हो जाएगा। और अगर आप उससे ज्यादा पानी मिला देंगे तो वो आटा जो है कुछ ज्यादा नरम हो जाएगा। और नरम होने की वजह से जब उस पर काम करेंगे तो वो रोटी जैसा तैसा हो जाएगा, बिखर जाएगा, ढंग से बनेगा नहीं, वो चिपक जाएगा। तो वर्केबिलिटी है वो अमाउंट ऑफ वाटर जिसके लिए आटे का डो जो है परफेक्ट रोटी बनाने के लिए बने। उसी तरह जो हम मिक्स ये बनाते हैं, सीमेंट का जो मोटर का मिक्स बनाते हैं, उसमें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट के साथ वाटर मिक्स करते हैं। तो हम लोग इतना वाटर, दो इसमें कंडीशन है कि हम लोग बहुत कम वाटर डालेंगे तो मिक्स तो बनेगा बट वो काम करने के लायक नहीं होगा। और अगर बहुत ज्यादा वाटर डालेंगे तो हो सकता है कि उसमें से ब्लीडिंग होने लगे, यानी उसमें से पानी निकल के बाहर चला जाए। तो वो अमाउंट ऑफ वाटर जिसमें वो अच्छी तरह से काम करने लायक हो, उसको बोलते हैं वर्केबिलिटी। और ये वाटर के अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो इसी थ्योरी पे अब्राम्स नाम के एक इंजीनियर ने एक लॉ दिया कि अगर कंक्रीट मिक्स वर्केबल है, वर्केबल कंक्रीट मिक्स में वाटर सीमेंट रेशियो जितना कम होगा, कंक्रीट का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। पहला उसका कंडीशन है कि वाटर सीमेंट रेशियो। तो अगर वर्केबल कंक्रीट है, वर्केबल कंक्रीट कहने का मतलब, पहले तो देखिए सीमेंट में जब भी हम पानी मिक्स करेंगे तो एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए सीमेंट को रिएक्शन करने के लिए। अगर हम उससे कम पानी मिक्स करते हैं तो जितना भी सीमेंट है उसके अंदर, उसका सारे का रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो कुछ उसकी जो सेटिंग नहीं हो पाएगी और सीमेंट ऐसे ही कमजोर हो जाएगा। और अगर हम ज्यादा पानी मिक्स कर देते हैं तो रिएक्शंस तो होगा, लेकिन जो एक्सेस वाटर है वो कंक्रीट बल्क में से बाहर निकलेगा। तो जब कंक्रीट बल्क से वो बाहर निकलेगा तो वो पीछे क्या करेगा, वॉइड्स छोड़ देगा। तो जब कंक्रीट के अंदर वॉइड्स होंगे तो वो उसकी ड्यूरेबिलिटी स्ट्रेंथ में फर्क पड़ेगा और वो कमजोर हो जाएगा, श्रिंक करेगा, श्रिंकेज होगा उसमें। तो ये सारी दिक्कतें आएंगी अगर हम ज्यादा पानी मिलाते हैं। तो ये तो हुआ ऑप्टिमम वाटर। तो ऑप्टिमम वाटर तो होना ही चाहिए, उसके बाद कंक्रीट को वर्केबल भी होना चाहिए, काम करने के लायक होना चाहिए। और अगर कंक्रीट काम करने के लायक है तो बोलता है कि आब्रम साहब बोलते हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो जितना कम होगा, स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। तो यही है वाटर सीमेंट रेशियो लॉ। और वो बोलते हैं फॉर वर्केबल कंक्रीट concrete mix, lesser water cement ratio gives stronger concrete। इस बात का ध्यान रखिएगा और इस बात से कंफ्यूज ना होइएगा कि कम पानी डालेंगे तो ज्यादा स्ट्रांग होगा कंक्रीट, कम डालेंगे तो वो काम करने के लायक ही नहीं होगा। तो सबसे पहले उसको वर्केबल होना चाहिए, वर्केबल कंक्रीट होगा और उसमें कम पानी होगा। यानी जितना कम से कम पानी मिक्स करके हम वर्केबल बनाएं। कई बार क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशियो को कम करने के लिए उसमें कुछ प्लास्टिसाइजर मिक्स करते हैं, जो कि
वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता और वो कंक्रीट को वर्केबल बना देता है, और कंक्रीट को किसी भी तरह का स्ट्रेंथ में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें और कम पानी मिक्स करना है ताकि हम कंक्रीट स्ट्रॉन्गर हो, लेकिन अगर हम कम पानी मिला रहे हैं लेकिन वो काम करने के लायक नहीं हो रहा है, तो काम करने के लायक बनाने के लिए उसमें कुछ दूसरा केमिकल मिक्स करते हैं, उसको बोलते हैं प्लास्टिसाइजर। तो प्लास्टिसाइजर अगर हम मिक्स करेंगे तो हम वाटर सीमेंट रेशियो को कई बार और भी लिमिट में रख सकते हैं, जिससे हमें स्ट्रेंथ ज्यादा मिलता है। तो जनरली जो ऑप्टिमम जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 0.2%, मतलब 20% वाटर ऑप्टिमम होता है। और वर्केबिलिटी के लिए 40% वाटर जो होता है, वर्केबिलिटी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। तो जो, या हम कहें कि 0.4 वाटर सीमेंट रेशियो के टर्म में अगर बात करें, वाटर सीमेंट रेशियो जो है वैरी कहां से करता है, ये इतना पानी मिक्स करेंगे तो कंक्रीट वर्केबल ही नहीं होगा, हम काम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले हम कंक्रीट को वर्केबल बनाएं मिनिमम वाटर मिक्स करके, तो वो वैरी करता है 0.4 से लेके 0.6 तक। तो इतना वाटर मिनिमम मिक्स करेंगे। और ये वाटर सीमेंट कहीं आपसे पूछे इस कंक्रीट सीमेंट में मिक्स करने के लिए कंक्रीट में कितने वाटर की जरूरत होती है, तो आप ये रेंज बता सकते हैं 0.4 से 0.6। रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए 0.2 वाटर सीमेंट रेशियो चाहिए, बट उसमें आपका कंक्रीट वर्केबल नहीं होगा। उतने वाटर में अगर आपको कंक्रीट वर्केबल बनाना है तो कुछ प्लास्टिसाइजर या कुछ और अदर केमिकल्स उसमें मिक्स करने पड़ेंगे। तो आज हमने कंक्रीट का मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर कर लिया। हमने ये समझ लिया कि कंक्रीट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स कैसे होने चाहिए, किस क्वालिटी के होने चाहिए, उसको टेस्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए कौन कौन से टेस्ट की जरूरत, टेस्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमने समझने की कोशिश की। आने वाले वीडियोस में मैं कंक्रीट के टेस्ट के बारे में, कंक्रीट के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।